जय हिंद। चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस पे एनालाइज करेंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चंस बने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, क्या वेटेज रहा है इसका विगत बीपीएससी के एग्जाम में और बीपीएससी टीचर के एग्जाम में, है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को इससे आसानी होगा, ताकि आप लोग जो है चैप्टर पढ़ोगे तो इसको इंपॉर्टेंस देगो और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, है ना। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया था, पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया था। तो एकदम लाइन बाय लाइन आप देखोगे इस चैप्टर में जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि बीज बचाओ आंदोलन, नौ धान्य जो है आपके नई पद्धति, यानी कि पारिस्थितिक खेती के परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धति के विकास के लिए ये लोग आंदोलन किए थे और ये लोग प्रचलित हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। तवा मत्स्य संघ जो है आपको ये तवा बांध के लिए मध्य प्रदेश में है किया गया था, ये सहकारी मजदूरों द्वारा मछली पालन को लेके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें देखेंगे लगातार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, लेपचा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है। तो ये जब आप चैप्टर ही स्टार्ट करोगे तो वहीं पे आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा कि कैसे लेपचाओं की दुनिया में जो है संगीत के एक देवता है नारक देवता, उनसे जो है ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेपचा जनजाति। और नीचे में स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में जो है आपका ये लोकगीत प्रचलित है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पहले ही चैप्टर स्टार्ट ही के मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही यही है। ठीक है, अब आगे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि नारक जो है लेपचाओं की दुनिया में किस मतलब किस वो के देवता माने जाते हैं ना। तो संगीत के देवता माने जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि कौन सा वेद जो है संगीत से संबंधित है, तो सामवेद। वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नारक जो है किस वो के देवता हैं, किस चीज के देवता हैं। तो ये आपके संगीत के देवता हो जाएंगे, किसके, तो लेपचाओं की दुनिया में, है ना, यानी लेपचा जनजाति के। ठीक है, तो इसका आंसर जब आपने देखा उत्तरी पश्चिम बंगाल में जो है ये गीत फेमस है, लोकगीत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी दार्जिलिंग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था, बांधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए जाना जाता है, यहाँ पे घनत्व तो जो है टाइगर का ज्यादा होता है, ये मध्य प्रदेश में है। और इस चैप्टर में जो है टाइगर का कब स्टार्ट किया गया था, क्या था, ये सब जो है डिटेल किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो है आपका चैप्टर से पूछा नहीं गया होगा, ये करंट का क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं है, ये भी जो है वहीं पे मेंशन किया हुआ है कि किस राज्य में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र वो है। तो ये जो है मध्य प्रदेश, अभी भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, इसीलिए उसने उस क्वेश्चन को है उठा के डायरेक्ट पूछ दिया था आपसे। ठीक है, चलिए आगे और भी क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि ये बीपीएससी के एग्जाम में और बीपीएससी टी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया था। अब देखेंगे यहाँ पे इसने क्या किया है कि 1973 में पूछ दिया है कि ये कब इस समय जो है कौन सा वन्य जीव अभियान शुरू किया गया था। अनुमान आप क्वेश्चन देखेंगे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब स्टार्ट किया गया था ना। तो इससे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछ दिया, और ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो एक पैरा में आपको स्पष्ट रूप से सारे इसके डिटेल मिल जाएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपको 1973 में शुरू होता है। ठीक है, इसके तहत जो है कौन कौन से जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको सम्मिलित किया गया है, ये भी जो है डिटेल दिया हुआ है। और ये भी क्वेश्चन बना है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। तो वो भी आपका क्वेश्चन का आंसर इसी से बन जाएगा, इसी चैप्टर से, है ना। चलिए आगे चैप्टर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है आपको देखिए मैंने पढ़ा दिया है, क्षोभ मंडल के बारे में पूछा गया था, तो ये सब जो है मैंने वायुमंडल में पढ़ा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से सुरक्षित वन, संरक्षित वन क्या होता है, अवर्गीकृत वन क्या होता है, ये सारे जो है एक लाइन में मतलब ऐसे लिख के फिर यहाँ पे डिटेल, फिर यहाँ पे लिख के ऐसे डिटेल दिया हुआ है चैप्टर में। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर को है ना एक एक लाइन याद करके एक एक गौर से पढ़िएगा, ये नहीं कि हाँ बस सुन ले रहे हैं हो गया बात खत्म, नहीं गौर से पढ़िएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवर्गीकृत वन में जो है ये सारे आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि छोड़, ये क्वेश्चन देखिए वाला, ये जो
नागपुर वाला पूछा गया है, ये कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम बीपीएससी के एग्जाम में ही रिपीट किया गया है कई जगह। जैसे 1.0 में भी पूछा गया, 2.0 में भी पूछा गया है ना, बीपीएससी में भी पूछा गया। जैसे क्वेश्चन था, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे। तो आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये दिया हुआ है कि मुंडा और संथाल कोट करके लिखा हुआ है कि ये जो है कदम्ब और महुआ का पूजा किया करते थे, ठीक है। और ये जो ऑप्शन में दिया गया है वो भी वहीं से उठाया गया। एक्चुअली इमली और आम का जो है वो दिया हुआ है कि उड़ीसा और बिहार में जो जनजातियां होती हैं वो क्या करती हैं, शादियों में इमली और आम की पूजा किया करती हैं, ठीक है। और ये कौन का जो मुंडा और संताल है, ये कदम्ब और महुआ की पूजा किया करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप जब पढ़ोगे तो उसमें देखा जा सकता है, मिल जाएगा आपको। अब अगली बार क्या करेगा, कदम हटा के महुआ ऑप्शन में डाल सकता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपने पढ़े थे, लेकिन कदम ही बस पढ़ा था, महुआ नहीं पता था आपको। तो थोड़ा सा चैप्टर से अगर पूछा गया है तो अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो उससे क्या होगा, आपका और भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इमली और आम जो है कौन जनजाति पूजा करती है, कहाँ करती है, तो ये चीजें आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी अच्छे से, यानी कि जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था आपके सामने, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसी चैप्टर से ये भी क्वेश्चन बना था आपका। इसका आंसर हो जाएगा 1972। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए जो है आदर्श मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। आप सभी को पता है काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी, ये सब नाम जो है इस चैप्टर में दिया हुआ है। और अच्छे से ये लाइन में लिखा हुआ है कि कपासी मिट्टी जो है, काली मिट्टी जो है कपास उगाने के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगा। अगला दिया था जलोढ़ मिट्टी की, उसकी अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा आप लोग कि उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जबकि अनुमान क्वेश्चन क्या बनता है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है, क्या जलोढ़, खादर, बांगड़, ये कौन सी मिट्टी है, तो ऑप्शन में ऐसे दिया जाता है। लेकिन आयु के आधार पर वर्गीकृत ये इसी चैप्टर से जो है उठा के क्वेश्चन बना था। ऐसे ही लिखा हुआ है कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, है ना। तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है, मेरे ख्याल से ये सबको पता भी होगा। और बांगड़ जो है पुरानी मिट्टी को कहा जाता है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको खादर, ठीक है। ये आंसर हो गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों के संकेंद्रण जो है अधिक होता है। तो आप जब ये क्वेश्चन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कंकड़ की ग्रंथियां जो है आपको बांगर मिट्टी में देखने को ज्यादा मिलती हैं, उसमें मेंशन किया गया है, वैसे ही क्वेश्चन जो है आपके बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांगर, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बना था कि लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलती है, जैसे मेघालय वगैरह में मिलती है ज्यादा। तो ये भी क्वेश्चन जो है बना है और ये भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अगला दिया था, देखिए ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट किया गया था, जैसे 6 to 8 वालों में पूछा गया था, फिर 9 to 10 वालों में क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। मैक्सिमम देखेंगे आप 6 to 8 और 1 to 5 और 9 to 10 वालों के एग्जाम में जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, और ऐसे 40 नंबर का जो ज्योग्राफी का सेक्शन आता है उसमें ये क्वेश्चन जो है बने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको जरूर गौर से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अध्याय 2 आपके सामने ये दिख रहा होगा, चैप्टर है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है। वन और वन्य जीव कैसे संसाधन है, इन चीजों के बारे में हम इसमें डिटेल में देखेंगे, और वन के बारे में भी देखने को इसमें चैप्टर में आपको मिलेगा। चलिए पहले तो ये चैप्टर जो है स्टार्ट होता है आपका पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में। आप देखेंगे लेपचा ये जनजाति होती है, जो लेपचा जनजाति है उनका लोक संगीत जो है उसके द्वारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो हम इस लोक संगीत को भी देखते चलेंगे, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये वाला लोकगीत, मान लीजिए कि पहला एक स्टेटमेंट में पहला लाइन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस जनजाति का जो है लोक संगीत है, ठीक है। तो आपसे ये पढ़ लेंगे एक बार, तो गो थ्रू हुए रहेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो लेपचा लोक संगीत देखते हैं हम लोग क्या है। तो नारद, मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। तो अब पहले तो यहीं पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि लेपचाओं की दुनिया में संगीत के जनक किसको माना गया है, तो आप देखेंगे नारद को माना गया है, ठीक है। तो आपको यहीं से देखिए, अक्सर जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक एक लाइन से बन जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नारद जो है लेपचाओं की दुनिया में संगीत के जनक माने गए हैं, ठीक है। आगे दिया है, वो ओह नारद, मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दे, मुझे आप अपना
संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दे। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दे और इसे आपको ही समर्पित करने दे। समीर होता है हवा, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लेप्चाओं की दुनिया में संगीत के जनक किसको माना गया है? नारद को माना गया है। लेप्चा क्या है? एक जनजाति है, ठीक है। ये लेप्चा जनजाति है जो मुख्य रूप से आप देखेंगे कहाँ पाई जाती है, तो आपको सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, इनमें जो है लेप्चा जनजाति देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, अब सिक्किम आया है तो सिक्किम में एक और जनजाति जो है, जैसे भूटिया जनजाति, वो भी बहुत फेमस है। लेप्चा और भूटिया जनजाति जो है सिक्किम में देखने को ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। ये जनजाति है, ध्यान रखिएगा, यानी कि एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। चलिए अब अगला देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इस ग्रह पर हम, यानी कि पृथ्वी ग्रह की बात की जा रही है, हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर बट वृक्ष यानी कि बड़े बड़े वृक्ष भी देखते हैं, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। तो हमें सबको पता है, ये प्रैक्टिकल जीवन में हमारे सामने दिखता ही है। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। तो आप सभी को पता है जैव विविधता क्या होता है? यही होता है कि जीवों का जो ऐसा स्थान जहाँ विविधताएं भरी हो, यानी कि एक से ज्यादा प्रजाति जो है देखने को मिले। अब जैव विविधता ज्यादातर देखने को कहाँ मिलता है? तो आप देखेंगे विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलता है। जैव विविधता के मतलब, इसकी विविधता, इसका मतलब होता है कि जितने भी जीव हैं उनमें विविधता पाई जाएगी, प्रजाति को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, सब में विविधताएं पाई जाती हैं। इसी को देखते हुए आप देखेंगे भारत को भी जैव विविधता देश के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में भी बहुत सारी जो है धर्म, कलर, सब कुछ देखने को मिलता है। तो भारत भी विविधताओं का देश है, आप सभी को पता है, कहा जाता है। तो इसीलिए जैव विविधता का आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। अच्छा, पूछा जाए जैव विविधता जो है सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, तो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जो है ज्यादा देखने को मिलती है। जैव विविधता की दो शर्त होती है, एक तो ये होता है कि जहाँ बारिश ज्यादा होता हो, यानी कि वर्षा, ठीक है, वर्षा ज्यादा होता हो, प्लस तापमान जो है आपका ज्यादा हो। तो दो शर्तें जहां आपको देखने को मिले, वहां पे आपको जैव विविधता भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैव विविधता शब्द को जो है किसने गढ़ा था, तो आप ध्यान रखिएगा, वाल्टर जी रोशेन, ठीक है। अब लिख ही देती हूँ यहाँ पे, वाल्टर जी रोशेन ने। अब भारत के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं कि भारत में जैव विविधता के कितने स्थल हैं, यानी हॉट स्पॉट कितने हैं। अब हॉट स्पॉट आया है तो हॉट स्पॉट जो है शब्द किसने रचा था पहले, तो हॉट स्पॉट शब्द देखेंगे आप, नॉर्मन मायर्स ने रचा था, ठीक है। तो इसके जनक कौन है हॉट स्पॉट के, तो नॉर्मन मायर्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद भारत में 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, कौन कौन, तो पूर्वी हिमालय, ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय नहीं है, ठीक है। यानी कि पूर्वी हिमालय याद रखना है, पश्चिमी घाट है, ये याद रखिएगा, पश्चिमी घाट। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा सुंडालैंड। सुंडालैंड होता है जिसमें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है ना, इसी में आ जाता है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद चौथा है आपके पास इंडो बर्मा क्षेत्र, यानी कि इंडिया से जो बर्मा का, म्यांमार का क्षेत्र लगा हुआ है, वो वाला रीजन जो है आपका इंडो बर्मा क्षेत्र। जैव विविधता के हमारे भारत में 4 ये हॉट स्पॉट हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब जैव विविधता आया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है हमारा भारत, ठीक है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आप सभी को पता है कि मानव और दूसरे जो जीवधारी हैं वो मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का जो है निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है। तो मनुष्य भी क्या है, एक हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए इसमें विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। तो मानव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, यानी कि मानव भी है इस धरती पर, इसको बनाए रखने के लिए अस्तित्व आप समझ रहे होंगे, इसके लिए क्या है, बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन ना मिले तो मनुष्य जीवन है वो खत्म हो जाएगा, आपको पानी नहीं मिले तो जीवन खत्म हो सकता है। तो ये सब क्या है, तत्व है, ठीक है। उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करते हैं। यानी मृदा भी क्या है, एक संसाधन है, जल भी क्या है, एक संसाधन है। आप वायु को देखेंगे वो भी एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमारे मूलभूत जैसे कि जल, हवा, पानी जो है हमें, और मिट्टी,
खाने के लिए, उपजाने के लिए चाहिए ना, तो ये चीजें क्या है हमारे लिए, मतलब ऐसे तत्व हैं जिस पर हम निर्भर करते हैं अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। उसके बाद देखते हैं पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। तो देखेंगे आप, हम जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो वो हमें पौधों के द्वारा मिलते हैं। उसके बाद वैसे पौधों के द्वारा भी मिलता है और समुद्री शैवाल वगैरह के अंदर से भी जो मिलता है हमें ऑक्सीजन, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे कि हाँ, पौधे के द्वारा जो है हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। हम CO2 देते हैं, पौधे CO2 लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो ये चीजें क्या है, पौधे यूज हो गया। पशु है, बहुत सारे मांसाहारी लोग भी होते हैं, तो पशु भी उसके, और दूध देती है गाय हमारी, तो वो भी क्या है, पशु भी हमें एक जीवन में मतलब महत्वपूर्ण योगदान रखता है। सूक्ष्म जीवों भी इनका सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, वन जो है पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है। अब यहाँ से आपको एक चीज याद हो गया होगा कि वनस्पति जो है क्या है, उत्पादक है, और कौन से उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्राथमिक उत्पादक में कौन कौन से आते हैं, तो वहां पे आपको दिया रहे पौधे या वनस्पति, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके प्राथमिक उत्पादक हो जाएंगे। ठीक है, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक घास होता है, उसको बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये क्या है, आहार श्रृंखला बनता है ना। तो ये चीजें देखिए क्या है, मैं एक चीजों को डिटेल में इसलिए करती हूँ ताकि आप बस एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस पढ़ लिया, कुछ समझ भी होनी चाहिए और उसके बाद आप समझ के अनुसार भी क्वेश्चन का आंसर लगा सके, इसलिए मैं ये चीजें बार बार आपको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, वन्य जीवन और कृषि फसल। अब देखिए, वन्य जीवन और कृषि फसल क्या है, तो उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। ठीक है, अगला है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो भारत में कितने वनस्पति पाए जाते हैं ये देखेंगे। ठीक है, यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो ये बात सही है कि बहुत जगह ऐसा भी क्षेत्र है कि सिर्फ वहां पे देखने को वो चीजें मिलती हैं, बाकी देश में भी देखोगे तो कई जगह ये चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे कि देखेंगे, वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। सबसे समृद्ध नहीं है, ध्यान रखिएगा, समृद्ध देशों में से एक है, यानी कि ये भी समृद्ध है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियां की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए भारत में लगभग कितनी जैव उपजातियां पाई जाती हैं, तो पूरे जितने भी विश्व में उपजातियां पाई जाती है उसके अकेला 8% जो है भारत में देखने को मिलता है, जो लगभग 16 लाख होता है। ठीक है, ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। ठीक है, आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, है ना। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। ठीक है, अब ये दिया है कि आपको पता है, एनसीईआरटी देता है कि क्रियाकलाप करा करें आप लोग अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के समन्वयी संबंधों पर प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाइए। चलिए आगे दिया है, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, यानी कि वन है तो उसका जब ह्रास होने लगा तो संरक्षण भी किया गया है, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास यानी कि लॉस होना, ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों है ना। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। अब देखिए, इसमें हम उदाहरण के रूप में देखेंगे। तो उदाहरण के रूप में आपके पास क्या है, उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है, यानी कि पारंपरिक यानी सदियों से जो आ रहा है उसी पर हम निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। तो ध्यान रखिएगा, जलीय जैव जो है मोटे तौर पर क्या कहा जाएगा, मछली पालन जो है उसको बनाए रखने पर निर्भर है।
चलिए अब ये चीजें देखिए, ये इमेज में दिखाया गया है कि शांत घाटी आपको पता है केरल में है ना, जैव विविधता के लिए जाना भी जाता है। उसके बाद के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस के पौधे लगाते हुए, ठीक है, ये कहाँ है, मुखली नर्सरी है ये। उसके बाद दे रहा है आपको यहाँ पे चित्र देख लीजिए आप लोग, दिया है तो कुछ मकसद होता है उसका कि आपको उससे रूबरू करवाए, ठीक है। छोटे छोटे जंगलों उत्पादों को बेचते आदिवासी महिलाएं। उसके बाद देखेंगे सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। सूखी पत्तियां ये क्यों दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि कैसे जो है वन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये चीजें बताई जा रही हैं आपको, ठीक है। देख रहे हैं आप जंगली उत्पादों को क्या कर रहे हैं, ये लोग लाके मार्केट में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये जंगल पे निर्भर है ना। और फिर ये इंसान को किसी को बेचेंगे तो कोई ना कोई इसका यूज करेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपको संबंध दिखाने का कोशिश किया है कि कैसे जो है मनुष्य एक वन से कैसे जुड़ा हुआ है ना। मैक्सिमम देखेंगे आदिवासी जो है वो ज्यादा जो है वनों से जुड़े होते हैं, उनको पता भी होता है कि कौन कौन सी जो है जड़ी बूटियां कहाँ पाई जाती हैं। आप देखने को बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे ये चीजें, ठीक है। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने यानी कि जो पर्यावरण संरक्षक होते हैं उनको कहेंगे पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर की, यानी कि उस पर जोर दिया। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 यानी कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो ये कई बार क्वेश्चन बना है, इवन बीपीएससी टीचर के एग्जाम में भी देखा मैंने, एक से लेकर 2-3 जगह पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 9th-10th वालों में, तो कभी 6th to 8th वालों में, कई बार ये बीपीएससी में भी पूछा गया है। बहुत सारे एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है कि भारतीय वन्य जीवन अधिनियम संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1972 में लागू किया गया था, ठीक है। जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान किए गए हैं, यानी कि वन्य जीव को जो है कैसे संरक्षित किया जा सकता है, उनके आवास को कैसे संरक्षित किया जाएगा, ये सब जो प्रावधान किए गए हैं। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन किया गया है, यानी कि उस शिकार जो है, जो जातियां जो है संकटग्रस्त है यानी उनकी विलुप्त होने की संभावना बढ़ रही है, उन पे क्या किया जा रहा है, शिकार जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया जा रहा है। जैसे आप लोग देखते होंगे हाथी का दांत जो है बिकता था, तो उस पे भी रोक लगाया गया है, वो इलीगल हो चुका है ना। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी स्थापित किए हैं। तो आप सभी को पता है राज्य हो या के सेंट्रल लेवल पे हो, आपको वन्य जीव पशु विहार यही होता है कि उनके आवास को जो है संरक्षित किया जाता है, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की है, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े हुए कुछ विशेष वन प्राणियों की रक्षण प्रदान करना है, ठीक है। इन प्राणियों में बाघ यानी कि बाघ है, फिर एक सींग वाला गैंडा है, काश्मीरी हिरण है अथवा हंगुल। काश्मीरी हिरण जो है ना, हंगुल आप देखने को वहीं पे मिलता है, यह हंगुल हिरण, ठीक है। 3 प्रकार के मगरमच्छ को भी संरक्षित किया गया है। कौन 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 से हैं, तो स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल। एशियाई शेर आपको गुजरात में देखने को मिलेगा और अन्य प्राणी शामिल हैं इसके अतिरिक्त। देखिए अब पूछा जाए कि वन्य जीव प्राणियां जो हैं संरक्षण नियम में कौन कौन से जो है शामिल है, तो ये ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, तो इसलिए जो भी यहाँ पे पढ़ा गया आप उसको ध्यान रखिएगा कि हंगुल हिरण कहाँ पाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो कश्मीर में पाया जाता है ना। ये सब चीजें जो है आप याद रखिएगा थोड़ा सा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि पढ़िए तो एक एक लाइन पढ़िए, ठीक है। चलिए कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन, बस्टर्ड और हिम तेंदुए आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। यानी कुछ जीवों पे जो है संपूर्ण रूप से जो है संरक्षण मतलब शिकार करने पे रोक लगाया गया है, और कुछ पे है जो आंशिक रूप से यानी कि पूरी तरह से नहीं लगाना, उसको आंशिक रूप से कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है, ठीक है। अब आगे दिया है बाघ परियोजना, तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया था कि कौन कौन से जो है बाघ परियोजना में सम्मिलित नहीं है, तो ये लिस्ट जो भी दिया है इसमें याद रख लीजिएगा। चलिए वन्य जीवन संरचना में बाघ, टाइगर एक
महत्वपूर्ण जंगली जाति है। ठीक है, 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। तो सोचिए कितने नंबर में जो है गिरावट आया है, 55,000 से डायरेक्ट कितने हो गए, 1827 रह गए हैं। बाघों को मारकर उनका व्यापार के लिए चोरी करना, अब क्यों घटे हैं ये चीजें बता रहा है। आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, यानी कि उनके जो आवासीय स्थल है, जंगलों को काटे जा रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, घर वगैरह बनाए जा रहे हैं, इसकी वजह से भी उनका जो है मतलब उनके संख्या में कमी आई है। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, यानी कि जो अपने टाइगर हैं वो खाते हैं, जो उनका भोजन है वो उपजातियां भी उनमें जो है उनकी संख्या में भी गिरावट आया है, जिसकी वजह से उनकी संख्या में भी गिरावट आया है। और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। ऊपर से आप जनसंख्या वृद्धि होगी तो लोग क्या करेंगे, रहने के लिए अपना आवास डेवलप करेंगे, और जो है जंगल धीरे धीरे कटता जाएगा, और इनका जो टाइगर्स जो है उनके जो क्या होगा, आवास में कमी आती है ना। तो ध्यान रखिएगा, बाघों की संख्या में कमी होने के लिए क्या क्या कारण है, तो ये आपको एनवायरमेंट वाला चैप्टर में पूछा जा सकता है कि क्या क्या है। तो इसमें डाल दिया जाएगा कि भोजन के लिए जंगली उपजातियों की संख्या का बढ़ जाना, तो आपको वो नहीं होना, यानी कि ध्यान रखिएगा कम हो जाना। जनसंख्या वृद्धि भी जो है कहीं ना कहीं बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण बना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें कि आवासीय स्थलों का भी सिकुड़ जाना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे है, बाघों की खाल का व्यापार किया जाता है और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। तो ध्यान रखिएगा, बाघों का खाल भी व्यापार किया जाता है, साथ में उनकी हड्डियां जो है एशियाई देश जितने भी हैं वो औषधियां बनाने के लिए यूज करती हैं। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध करवाते हैं, यानी भारत और नेपाल को संयुक्त रूप से देखा जाए तो जितनी विश्व में बाघें हैं उसका 2/3 आपका देखेंगे भारत में ही और नेपाल में ही पाया जाता है। अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा वहीं पे जो है आपको लोगों जो जिनको जरूरत होगी, जैसे एशियाई देश हैं, वो अगर औषधियां बनाते हैं तो वो किसको टारगेट करेंगे, नेपाल और भारत को। ठीक है, 2/3 का मतलब होता है 66%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है प्रोजेक्ट टाइगर। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आया था, यहाँ पे बता भी दिया है। विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, यानी कि सिर्फ ये बाघ जो प्रोजेक्ट टाइगर है आपका 1973 में जो स्टार्ट हुआ था, वो बस एक संकटग्रस्त जातियों को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु उसके साथ साथ, अब देखिए ये पे इमेज में दिया हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। अब थोड़ा सा आगे अपन पहले ये देखेंगे, देखिए ये एक जो है आपका क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखिए ये गैंडा है और आपका हिरन ये बैठे हैं, तो ये वहां का जो है सीन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर जो है सिर्फ बाघ या संकटग्रस्त जीव जातियों को बचाने के लिए नहीं है, इसमें इसका उद्देश्य जो है बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट, आपको ध्यान रखना है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये चीजें जो याद देखिए, इसलिए मैंने अलग अलग कलर किया है ताकि आपको याद हो जाए यहीं पे कि उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कार्बेट है, यानी कि जिम कार्बेट। उसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे आप है। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है, सेंचुरी है। असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। तो देखिए क्या किया था, इसी में से जो है 2 3 4 नाम ले लिए थे और क्वेश्चन में पूछ दिया था कौन सा जो है बाघ संरक्षण परियोजना में सम्मिलित नहीं है। तो कम से कम जितना इसमें दिया है वो याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में इसी में से जो है था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड में जिम कार्बेट, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है तो उसको याद भी रखिएगा, सुंदरी वन जो है पाया जाता है, फूल वहां पे पौधे पाए जाते हैं सुंदरी नाम के। उसके बाद आप देखते हैं कि सुंदरवन डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, तो इससे याद रहेगा ना कि पश्चिम बंगाल। ठीक है,
मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है, उसके बाद असम में मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ परियोजना है, मतलब बाघ रिजर्व है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नाम जो है जितने भी दिए हैं उसको रट जाइएगा यहीं पे। कई बार सुनना हो तो 2-3 बार इसको जगह रोक के आप रीड कीजिए या सुन लीजिए। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है, यानी कि संरक्षण करने के लिए जब देखा जा रहा है, नियोजन बनाए जा रहे हैं, तो उसमें हम कीटों को भी नजर रख रहे हैं उस पर भी। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। तो अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि वन्य जीव अधिनियम कब आया था, तो 1980 और 1986 याद रखिएगा। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि क्या वन्य जीव अधिनियम 1980 में जो है तितलियां, पतंगे, भृंगो, ड्रैगन फ्लाई जो है संरक्षित के मतलब करने की शामिल है, तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए आगे दिया है 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। तो अब पूछा जाए कि पौधों की 6 जातियां जो है पहली बार कब रखी गई, तो 1991 में रखी गई वन्य जीव अधिनियम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि पौधों के भी जातियों को संरक्षित किया जाएगा इस अधिनियम के तहत। आगे है, भारत में आप जाके क्रियाकलाप कीजिए कि भारत में वन्य जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, आगे दिया है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, यानी कि उनके प्रकार क्या है संसाधनों के और उनके वितरण कैसे हैं, ये चीजें हम जो है देखेंगे। चलिए, यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो कैसे बांटा गया है देखिए, तो पहला तो है कि आरक्षित वन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे अभी पूछा गया था। अवर्गीकृत वन जो है उसका डेफिनेशन दे दिया गया था और ऑप्शन में जो है ये तीनों दिए गए थे कि आरक्षित वन और रक्षित वन या अवर्गीकृत वन, तो उसका आंसर था अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो ऐसे आपको ये डेफिनेशन भी याद रखना है। ठीक है, तो देखिए आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, यानी इनमें जो है सबसे ज्यादा संरक्षण किसमें है, तो आरक्षित वन में है। ठीक है, आगे दिया है रक्षित वन। तो रक्षित वन देखेंगे, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, यानी रक्षित वन में। अब अवर्गीकृत वन कौन से हैं, तो इसमें सभी आ जाएंगे, जैसे अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, यानी कि सरकार के बीच में भी होता है, व्यक्ति का भी और कुछ समुदायों के हाथ में भी होता है, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। इसमें देखेंगे आप जो है सभी जो है सम्मिलित हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे दिया है आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वन कौन आरक्षित करता है, तो मध्य प्रदेश करता है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भी पाया जाता है। उसके बाद और जो है स्टेट दिए गए हैं। ठीक है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में, अब देखिए ये घड़ियाल ऑन द ब्रिंक दिया हुआ है, मतलब पेपर में ऐसे ऐसे छपते हैं ये। ठीक है, दिया है अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है। तो अवर्गीकृत वन कहाँ कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे गुजरात में था, है ना।
तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में। स्थानीय समुदाय यानी कि कुछ जैसे कि आप देखेंगे राजस्थान में बिश्नोई समुदाय पाया जाता है, वैसे टाइप से कि अधिकतर जो क्या है स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। अब देखिए समुदाय और वन संरक्षण क्या संबंध रखते हैं, तो ये बताया गया है आगे। तो चलिए देखते हैं। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। यानी कि वहां पे लोग जो है, अगर सरिस्का जैसे बाघ रिजर्व देखेंगे राजस्थान में है, वहां पे किसी भी प्रकार का अगर खनन वगैरह होता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसके विरुद्ध में जो है आवाज उठाते हैं राजस्थान के लोग। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। यानी कई जगह ऐसे भी हैं जहां वन्य जीव का जो है रक्षा वो लोग खुद करते हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं करते हैं। यानी सरकार भी अगर हस्तक्षेप करती है तो उसका विरोध करते हैं ये लोग। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोग ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोन देव। अब देखिए यहाँ पे ना ये जैसे एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कुछ अलग किया जा रहा है तो इससे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे याद रखिएगा 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरो देव डाकव, ये कहाँ की बात हो रही है, तो राजस्थान अलवर जिले की बात हो रही है। ठीक है, सोचिरी घोषित कर दी है, यानी कि सेंचुरी घोषित कर दिया है उन्हें 1200 हेक्टेयर जमीन को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीजें राजस्थान में की गई है ना। पूछा जाएगा कि कहाँ पे ऐसी काम की गई है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में की गई है। ठीक है, अलवर जिले जिसके अपने ही नियम कानून है, यानी उन्होंने अपना ही नियम बनाया है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। यानी कि जो भी आएंगे शिकार करने तो ये लोग वहां पे क्या करते हैं, रखवाली करते हैं। ठीक है, कि शिकार ना कर सके कोई, ये सब चीजें जो है वो लोग खुद अपने हाथों में कानून लेकर बना के रखे हैं। अब ये देखिए पवित्र पेड़ों के झुरमुट, यानी कि झुरमुट का मतलब होता है देवी देवताओं के वन को कहा जाता है झुरमुट। ठीक है, आदिवासी लोग कहते हैं। तो पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। तो देखते हैं प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर रूप में रक्षा करना है। देखिए पूजा करते हैं वो लोग, तो सिंपल सी बात है उसको काटेंगे नहीं। जैसे अपने भारत में जो है पीपल को पूजा की जाती है, पीपल की, है ना, बासदेव बाबा शायद माना जाता है, बासदेव बाबा, हाँ। तो उनको क्या है, कभी भी देखेंगे आप पीपल जहां भी दिखेगा आपको देखने को तो बहुत सारे धागे बंधे रहते हैं, बहुत सी भावनाएं हैं वहां पे जुड़ी रहती हैं लोगों की, तो वो क्या करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे ना भगवान समझ के, है ना। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचाकर रखा है। यानी कि वो लोग भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मूल जो है आज भी बची हुई है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी देवी देवताओं का वन कहते हैं। तो उन्होंने जहाँ जहाँ जो है सदियों पुरानी जनजातियां जो विश्वास करती है, पूजा पाठ करती हैं जिन पवित्र पेड़ों को, झुरमुट को, उसको क्या कहते हैं, देवी देवताओं का वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भाग में स्थानीय लोग ही घुसते हैं, यानी कि जो एक बड़ा भाग ये लोग क्या करते हैं, पेड़ों के झुरमुट जो बना देते हैं ये लोग, जिसका देवी देवताओं का वन कहते हैं, तो इसमें या तो स्थानीय लोग जो है एंटर करेंगे या ना ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। यानी कि सिर्फ उसमें क्या होगा, स्थानीय लोग घुसेंगे तथा ना ही किसी को, यानी कि किसी भी लोगों को जो है उसमें घुसने भी नहीं देते हैं, दूसरे पर जो आएंगे छेड़छाड़ नहीं करने देते। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। यानी कि बहुत साल से देखेंगे आप, पीछे के काल से ही वो लोग उसका संरक्षण भी करते हैं। और बहुत सी जातियां जो है पेड़ों की पूजा करती है, बहुत सी समाज भी जो है पेड़ों की पूजा करती है। जैसे आप देखेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बना था बीपीएससी टीचर के एग्जाम में कि छोटा नागपुर के कौन सी जनजाति जो है महुआ नहीं, उसमें दिया था कि मुंडा और संथाल जनजातियां जो है कौन सी पेड़ों की पूजा करती है, तो ऑप्शन में दिया गया था कदम्ब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी संथाल और मुंडा जनजाति जो है देखने को मिलती है छोटा नागपुर के क्षेत्र में, वो जनजातियां क्या है, महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती है। सिंधु घाटी के लोग पीपल की पूजा किया करते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे दिया है, अब ओडिशा में भी देखिए, ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। तो जनजातियां ही नहीं, इमली और आम जो है, महुआ, ये सब जो है, इसके आम महुआ ये सब का जो है पूजा और भी जातियां जो है वहां करती हैं। तो बिहार में देखेंगे आप प्रचलित है, शादियों के समय जो है आम और महुआ की पूजा की जाती है। तो देखेंगे आप यहाँ पे महुआ और कदम भी था छोटा नागपुर के क्षेत्र में। चलिए, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आम और इमली की भी पेड़ कहाँ की जाती है, तो ओडिशा और बिहार की जनजातियों के द्वारा। तो पूछा जाए कि ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान कौन कौन से पेड़ों की पूजा करती हैं, तो आप याद रखिएगा इमली और आम की पूजा करती हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और बट वृक्ष को पवित्र मानते हैं, तो हम लोग भी मानते हैं। पीपल के पेड़ को सभी कोई जानता है, जल दिया जाता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि पीपल और बट वृक्ष क्या है, पवित्र माने जाते हैं। आपको पता है कि सिंधु सभ्यता के लोग भी पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे। ठीक है, आगे है, भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति है और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके होते हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियां, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। तो आपको पता है हमारे यहाँ गाय माता मानी जाती है, भारत में सबसे मतलब प्रसिद्ध है ये चीजें, हम लोग गौ माता मानते हैं। उसके बाद पहाड़ी चोटियों को भी लोग पूजा करते हैं, मानकर उनका संरक्षण भी लोग करते हैं। अगर पवित्र स्थल मानेंगे तो संरक्षण अपने आप करेंगे वो लोग। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज बिश्नोई जनजातियां बिश्नोई जो समुदाय है वो कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना है राजस्थान की ये बात हो रही है, बहुत न्यूज में भी रहते हैं ना। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास, यानी कि ये गांव है बिश्नोई, ठीक है, राजस्थान में। वहां पे क्या है, काले हिरन आपने सलमान खान का देखा होगा। बिश्नोई समुदाय ने ही जो है, बिश्नोई गांव के लोगों ने जो है काले हिरन, वो मूवी में कोई दिखाया गया था, उसमें क्या हुआ था, काले हिरन के मरने की बात आई थी, तो उसके लिए क्या है, सलमान खान पे केस चलता रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान में जो है बिश्नोई गांव पड़ता है। तो वहां पे चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो बिश्नोई समुदाय जो है उनपे धावा बोलती है। ठीक है, अब ये दिया है आपको कि आप अपने किसी ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखें जो पर्यावरण बचाव और संरक्षण में मदद करता है। तो हमारे बिहार में अगर देखेंगे तो आम महुआ का पूजा दे सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन कटाई को रोकने के लिए सभी जाके जो है पेड़ों के साथ जो है क्या करते थे, खुद चिपक जाते थे और कहते थे कि ठीक है तुम हमें काटो, है ना। वो लोग खुद को उस पेड़ को पकड़ के और खड़े हो जाते थे और कहते थे हमें काटो, तो वन कटाई जो है रुक जाती थी। तो ये चिपको आंदोलन इसीलिए कहा गया क्योंकि लोग जो है पेड़ों से चिपक जाते थे। चिपको आंदोलन के नेता के रूप में किसको जानते हैं आप लोग, बहुगुणा को, है ना। चलिए, तो अभी ये भी क्वेश्चन बना था अभी कि कौन कौन से जो आंदोलन है आपके पेड़ों की या पर्यावरण के बचाव से संबंधित है, तो उसमें चिपको आंदोलन भी था ऑप्शन में और बीच बचाओ भी ऑप्शन में था। ठीक है, तो दोनों था, है ना। इसलिए एक एक लाइन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे दिया है, पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नौ दाने ने दिखा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, टिहरी के किसानों ने कौन सा आंदोलन किया था, तो बीज बचाओ आंदोलन किया था और नौ दाने, ठीक है, नौ दाने कि इन्होंने क्या कहा था कि किसान जो है बीज बचाओ आंदोलन दिए और इन्होंने कहा, नौ दानों ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरक आप लोगों को पता है कि भूमि के जो है भूमि प्रदूषण करता है वो। रासायनिक के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। तो आजकल ग्रीन जो हरित कृषि है उसको जोड़ दिया जा रहा है ना, ऑर्गेनिक कृषि।
देखिए यही चीज़ कह रहे हैं कि वो लोग जो है बीज बचाओ आंदोलन दिया और उन्होंने बता दिया कि बिना रसायन के भी यूज़ किए, जैसे आप देखेंगे हरित क्रांति में जो बीज यूज़ किए गए थे, तो बहुत भारी मात्रा में हमने क्या किया था, खाद वगैरह यूज़ किया था। तो वो चीज़ें ये लोग कहना चाह रहे हैं कि इसके बिना भी हम कृषि को उत्पादन में बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं, यानी कि संभव है। आगे देखेंगे, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन को पहला प्रस्ताव पारित किया था। तो ध्यान रखिएगा, जो है उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब पारित किया था, तो 1988 में किया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे दिया है, वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त वन प्रबंधन जो है क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, यानी गांव के ही वहीं पे जो है आसपास के गांव को देखा जाता है, उन्हीं के साथ में जो है एक संस्थाएं जनरेट कर दी जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ और जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं, ठीक है, तथा सकल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी ये लोग क्या होते हैं, भागीदारी होते हैं, यानी कि ये संरक्षण करते हैं तो उसमें लाभ का जो होता है उसमें भी इनको भागीदारी बनाया जाता है, यानी पार्टिसिपेट ये लोग करते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदाय के फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः ये वही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, यानी कि देखा जाएगा कि पर्यावरण को बिना नुकसान किए हो और अगर आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा वो क्या हो, प्रतिफलित हो, यानी कि अच्छा हो। अब देखिए ये चीजें जो है इसलिए मैंने हाईलाइट किया है कि यहाँ पे एक चीज आपको लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, जैसे कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। तो कहीं भी पूछा जाएगा कि असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी के रूप में किसको जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग सोच ही नहीं सकते कि दयालु पेड़ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानवशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो कई जगह आपने इमेज देखा होगा कि एक पेड़ काटने वाले जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, ऐसा ऐसा पेड़ है, ठीक, और बहुत धूप रहता है, तो कुछ लोग जाते हैं पेड़ काटने के लिए, तो वो लोग सोचते हैं कि रुको इसी के छांव में बैठ जाओ, धूप हटने के बाद जो है इस पेड़ की कटिंग करेंगे। तो ऐसे भी हैं कि वो लोग काटने आए हैं, लेकिन फिर भी ये पौधा क्या करता है, ये पेड़ क्या करता है, इनको संरक्षण देता है, यानी छांव में जो है अपने रखता है अपने आगोश में। तो ये चीजें क्या होगा कि ये असीमित, यानी इसकी दयालु यानी इसकी काइंडनेस की कोई सीमा नहीं है, और ये इतने उदार हैं कि आप उनको मार रहे हैं फिर भी ये आपको छांव प्रदान कर रहे हैं, यही चीज है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था अपने गौतम बुद्ध ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसकी जो है, अभी देखिए ये कभी भी बन सकता है क्वेश्चन कि पेड़ों के बारे में जो है ऐसा लेख किसने कहा था, स्टेटमेंट किसने दिया था, तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है। तो ये चैप्टर देखिए यहीं पे खत्म होता है, यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाता है चैप्टर। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग लाइक किया करें, कॉमेंट किया करें और वीडियो को जो है थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए, ताकि इससे जो है लोगों तक पहुंचता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ ये चीजें जो है दूसरों तक पहुंच रही है, तो बनाने में हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग इस बात को समझिए, ठीक है। अगर आपको भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो हम भी आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसी को क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से करना होता है। तो जैसे हमारे पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें भी उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन पॉसिबल है। तो वैसे ही जब हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आप भी हमें जो है जो आप दे सकते हैं, जैसे कि आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपका कुछ जाता तो है नहीं, है ना। तो अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ह्यूमैनिटी के तौर पे एक चीज़ों जो है आपको समझना चाहिए और आपको ज़रूर इन सब पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।